असलम मियाँ सुबह सुबह अपने कारखाने के लिए निकल गए। नुसरत बार बार सहीर के कमरे में जाती और उसको सोते देख अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती। दिन के 12 बजे भी सहीर नहीं जागा तो उनको सहीर की फिक्र होने लगी। वो सहीर के कमरे में गई और सहीर को जगाने लगी। सहीर ने करवट बदली और तकिए में अपना चेहरा छिपाकर जोर जोर से रोने लगा। नुसरत ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। नुसरत ने सहीर को यकीन दिलाया कि जैसा वो चाहता है अब वैसा ही होगा। सहीर को अपनी अम्मी की बातों पर यकीन हो गया। गुरसल खाने के फव्वारे की आवाज़ के बीच सहीर के गाने की आवाज़ भी नुसरत के कानों में जा रही थी। डाइनिंग टेबल पर सहीर के नाश्ते की प्लेट लगाते हुए सोच रही थी। सहीर से उसने झूठ बोल तो दिया, पर वह असलम को कैसे समझाएगी। सहीर अपने गीले बालों को हाथों से झटकते हुए डाइनिंग टेबल की ओर कुर्सी खींचकर बैठ गया। अम्मी, आज इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं आप कि अब्बू मुझे भेज ही देंगे? क्या रात को आपसे अब्बू ने कुछ कहा मेरे बारे में? सहीर ने अपनी अम्मी की तरफ देखकर सैंडविच को मुंह में रखते हुए पूछा। नुसरत ने कहा, अभी मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं उनसे बात कर लूँगी। सहीर ने मुंह में रखे सैंडविच को थूकते हुए कहा, रहने दीजिए अम्मी, आप क्या बात करेंगी अपने शोहर से? आप अपनी उलझने तो आज तक उनसे बात करके सुलझा नहीं सकी, तो मेरी क्या बात करेंगी आप उनसे? नाश्ते की प्लेट को आगे खिसकाते हुए सहीर गुस्से से अपना चेहरा लाल करते हुए अपने कमरे में चला गया। नुसरत ने असलम को फ़ोन मिलाकर सहीर की सारी बातें बताई। असलम मियाँ नुसरत की पूरी बात सुने बगैर चिल्लाने लगे, सहीर से कहिए वो मुंबई जाए या जहन्नुम में, और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, मुझसे आज के बाद आप सहीर के सिलसिले में कोई बात नहीं करेंगी। नुसरत अपने शोहर से बात कर रही थी कि सहीर एक बैग में कपड़े रखकर नुसरत को बिना बताए ही घर से निकल गया। अजीबो गरीब कश्मकश के बीच नुसरत फंसी हुई थी। रात भर वैसे भी कोई सो नहीं सकी वो, और आज तो उसने अपने मुंह में एक भी निवाला नहीं डाला था। दरवाजे की घंटी बजी तो देखा कि सामने जेबा खड़ी थी। जेबा नुसरत के घर बर्तन और झाड़ू पोछे का काम करती थी। जेबा की उम्र लगभग नुसरत के बराबर यानी कि 40-45 के लगभग होगी। जेबा ने नुसरत से कहा, क्या बात है नुसरत बेगम, आज आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? आपकी आंखों में लाल डोर भी झलक रही है। क्या आप रात को नींद नहीं ले सकी क्या? जेबा के प्रश्नों का नुसरत ने बस एक ही जवाब दिया, मैं ठीक हूँ जेबा आपा, आप फिक्र न करें, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप अपना काम ख़त्म करके मुझे 1 कप चाय बना दीजिएगा और 1 कप सहीर के कमरे में दे आइएगा। जेबा ने अपना काम ख़त्म करके 2 कप चाय बनाई और सबसे पहले वो सहीर को ही चाय का प्याला देने गई। जब सहीर अपने कमरे में नहीं दिखा तो जेबा दोनों कप चाय के प्याले लेकर नुसरत के बेडरूम में आ गई। जेबा ने नुसरत को बताया कि सहीर बाबा तो अपने कमरे में नहीं है। नुसरत ने कहा, ये चाय जेबा आपा आप ही पी लीजिए, हो सकता है सहीर कहीं यार दोस्तों के साथ निकल गया हो। नुसरत बेगम, आप कितना भी मुझसे छिपाइए बातें, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज आपकी सेहत नासाज है। आप चाय पी लीजिए, फिर हम आपके सिर की मालिश कर देते हैं। अरे नहीं जेबा आपा, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप फिक्र न करें। जेबा बोली, होगी आप ठीक, लेकिन हम बिना सिर में तेल ढोले यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। असलम मियाँ, आपसे कहा था हमने कि हमारा ऑर्डर
पहले पूरा करवाइएगा। लेकिन आप तो लगता है आधा काम भी ठीक से नहीं पूरा किया होगा। फरमान ने असलम मियाँ को थोड़े गर्म लहजे में आकर कहा। फरमान कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी थे। लखनऊ की चिकनकारी के कपड़े विदेशों तक भेजते थे। फरमान के कपड़े मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में भी जाते थे। फरमान के जितने भी ऑर्डर होते थे सब के सब असलम मियाँ के कारखाने में ही बनते। असलम मियाँ ने कहा, यकीन जानिए फरमान भाई, सिर्फ 2 घंटे में आपका काम पूरा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दीजिए। बरखुरदार, आपके घर जवान लड़का है, उसे अपने साथ काम में क्यों नहीं लगाते, ताकि आपका बोझ भी हल्का होगा और आप समय से लोगों के ऑर्डर पूरे कर पाएंगे। दरअसल फरमान भाई, अभी तो हमारे साहबजादे अपनी तालीम भी पूरी नहीं कर पाए हैं। असलम मियाँ ने फरमान से कहा। अम्मा जाइए, आप भी कैसी बातें करते हैं असलम भाई। हमारे भी 3 औलादे हैं, सब के सब तालीम भी हासिल कर रहे हैं और हमारे कारोबार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप किस्मत वाले हैं फरमान भाई, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। असलम ने ऐसा कहा कि मन ही मन खुद बुदबुदाने लगा। जी फरमान भाई, सिर्फ 2 घंटे में मैं आपके सारे कपड़े आपके घर पहुंचा दूंगा। आपको आने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है असलम मियाँ, आप आज ही ऑर्डर पूरा करके दे दीजिएगा। शाम को अगर हम कोरियर नहीं कर पाए तो समझ लेना कि हमारे मुंबई के कस्टमर दोबारा हमसे खरीदेंगे नहीं। फरमान अपनी इनोवा गाड़ी में बैठे और चले गए। असलम ने अपने कारीगरों से कहा, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। अगर 2 घंटे में फरमान भाई का काम पूरा नहीं हुआ तो आप लोग तो सब वाकिफ़ हैं उनके गरम मिजाज से। नुसरत ने शाम 4 बजे सहीर को फ़ोन मिलाया तो सहीर का मोबाइल बंद था। नुसरत सहीर के कमरे में गई तो उसके कमरे का एसी चल रहा था। नुसरत ने बड़बड़ाते हुए रिमोट उठाया और एसी बंद कर दिया। नुसरत को रिमोट के नीचे दबी एक चिट्ठी भी मिली, जिसे पढ़ते ही नुसरत के होश फका हो गए। या अल्लाह, मेरी ज़ुबान से कोई ऐसे अल्फाज तो नहीं निकले जिसकी वजह से सहीर ने ऐसा कदम उठा लिया। असलम को क्या जवाब दूंगी, उनसे तो कुछ भी कहो वो तो सीधे यही कहेंगे कि तुम्हारी वजह से ही सहीर बिगड़ा है। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ नुसरत, आपको पता है सहीर ने जाने कहाँ नाराज़ हो गया है। हमने उसके सारे दोस्तों को बारी बारी से फ़ोन कर लिया पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अपने बेड पर एक खत रख गया है, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा है, अम्मी हमें तलाशने की कोशिश न करिएगा, हम बहुत दूर जा रहे हैं। असलम, हमारा कलेजा बैठा जा रहा है, आप कारखाने से फ़ौरन घर आइए। हम तो पहले ही जानते थे कि ये मियाँ एक ना एक दिन ज़रूर गुल खिलाएंगे। आपने इतना महान औलाद पैदा कर दी है, ये सब आपकी लापरवाही का ही नतीजा है। हम नहीं आने वाले घर, उसके साथ आप भी जहन्नुम में जाइए। खुदा के वास्ते मेरा दिमाग न ख़राब करिए। असलम फ़ोन पर ही नुसरत को खरी खोटी सुनाने लगा और अपने मोबाइल को अपनी जेब में रख लिया। फरमान साहब का पार्सल देने के बाद जब असलम मियाँ अपने घर आए तो पूरे घर में अंधेरा था। नुसरत अपने कमरे में थी। असलम ने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई तो नुसरत अपने बेड से खड़ी होकर दरवाजे की तरफ भागी। अंधेरे में उसके कदम लड़खड़ा गए और वो कुर्सी से टकरा गई। किसी तरह नुसरत ने दरवाज़ा खोला और असलम से लिपट कर रोने लगी। असलम मियाँ ने अपना गुस्सा नुसरत की हालत देखकर काबू में कर लिया था। असलम ने पूरे घर में रोशनी करी। उसके बाद नुसरत को तसल्ली देते हुए कहा, फ़िक्र न करिए, वो सीधे मुंबई ही गया होगा, तसल्ली रखिए आप,
4 दिन में उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। असलम ने अपने भांजे जहीर को फ़ोन मिलाया और सहीर के बारे में सब कुछ बता दिया। साथ में यह भी कहा, जैसे ही सहीर आपके पास आता है वैसे ही आप फ़ोन करिएगा हमें। जी मामू, बाकी सब खैरियत से तो है? जहीर ने असलम से पूछा। असलम ने खुदा हाफिज बोलकर फ़ोन काट दिया। जहीर इस खबर को पाकर बेहद खुश था। वो सोच रहा था कि सहीर खूब सारा पैसा लेकर आ रहा होगा, कम से कम कुछ दिन तो आराम से कटेंगे। सहीर के होठ सूख रहे थे। वो मुंबई जाने वाली गाड़ी के जनरल डिब्बे में खिड़की के पास बैठा था। भूख की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था, प्यास से उसका हलक सूख रहा था, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, यहाँ तक कि उसने ट्रेन का टिकट भी नहीं लिया था। ऊपर से टीटी के पकड़े जाने का डर भी किसी कोने में दबा हुआ था। सहीर ने अपना मोबाइल भी घर में ही छोड़ दिया था। ट्रेन में लोग खाना खा रहे थे। उन सब को देखकर सहीर को भी और तेज भूख लगने लगी। आज उसे नुसरत के हाथ से बने हुए खाने की बहुत याद आ रही थी। अल्लाह ने सहीर को बेहद खूबसूरत बनाया था। अपनी शकल सूरत देखकर ही हीरो बनने की चाहत उसके दिल में पैदा हुई थी। ट्रेन भूसावल जंक्शन पर रुकी तो वो झट से प्लेटफार्म पर उतर गया। उसकी नज़रें पानी के टेब को तलाश कर रही थी। उसने देखा कि कोई मुसाफिर पानी की बोतल लेकर उसकी तरफ आ रहा था। सहीर ने बड़े अदब से उससे पूछा, पीने का पानी किधर से लाए हैं आप? मुसाफिर ने कहा, अमे मियाँ, जब तक आप नलके तक पहुँचेंगे तब तक ट्रेन चल देगी। आप इस पानी से ही अपना हलक तर कर लीजिए, हम अगले स्टेशन पर फिर से पानी भर लेंगे बोतल में। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि ट्रेन पटरियों पर रेंगने लगी। मुसाफिर और सहीर दोनों एक ही डिब्बे में बैठ गए, जबकि सहीर को जर्नल डिब्बे में बैठना था। ट्रेन में बैठते ही सहीर ने मुसाफिर की पानी की बोतल एक बार में ही खाली कर दी। मुसाफिर ने सहीर से कहा, लगता है आप काफ़ी देर से प्यासे थे। वैसे आपका रिजर्वेशन किस कोच में है? सहीर सकते में आ गया। वो डरते हुए बोला, हम जर्नल डिब्बे में थे। अरे जाइए जनाब, आपकी शकल सूरत तो कह रही है आप ज़रूर सेकंड एसी में सफ़र कर रहे होगे, किसी शरीफ ख़ानदान के मालूम पड़ते हैं। सहीर ने मुसाफिर से सारी सच्चाई बता दी। ये भी बता दिया कि वो घर भागकर आया है, वो भी अम्मी और